अब देखो ये सब तो टाइम पास प्रॉपर्टीज हैं, मेन पॉइंट जो आता है उस पे हम to understand the nature of the rays which were emitted from cathode. Two things were tried. First thing is mechanical effect. Mechanical effect. What was observed? यहां से कुछ चीज आ रही है, क्या आ रही है मुझे मालूम नहीं. Okay. In fact, I cannot even see. But if I place a paddle in its path, a light wheel in its path, बहुत लाइट सा व्हील अगर मैं इसके रास्ते पे रख दूं, तो अगर इस बहुत लाइट सा व्हील है, अगर इस पे आप टॉर्च डालोगे, टॉर्च से कुछ लाइट डालोगे, तो विल इट स्टार्ट रोटेटिंग? No, sir. No, it does not rotate, right? But if you place this light wheel, pedal wheel we say, in the path of cathode rays, it starts rotating. How is it possible? ये रोटेट करने लग गया. कैसे रोटेट कर सकता है वो पेडल? If there were some rays, ठीक है, इनविजिबल थी, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं like ultraviolet radiations, so why this pedal or the wheel starts rotating? वो शायद इसलिए रोटेट कर रहा, शायद का कंफर्म है, because cathode rays must be shower of particles, that is they have mass, they have, unlike light waves, जैसे लाइट नॉर्मल लाइट होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं, तो अल्ट्रावायलेट रेस अगर डालोगे तो पैडल कभी घूमेगा नहीं, राइट? बट हियर इट स्टार्टेड, द व्हील स्टार्ट्स रोटेटिंग. मतलब कैथोड रेस के अंदर जो कुछ भी है वो पार्टिकल होगा और उसका कुछ मास भी होना चाहिए. कन्विंसिंग नहीं लग रहा? हाँ सर. सो ये अगर आप रास्ते में कुछ एक पेडल रखते हो, व्हील रखते हो लाइट सा, तो वो रोटेट करना स्टार्ट करता है, दैट मींस इट हैज सम मास, इसका कुछ मास भी होना चाहिए. ठीक है, ओके. अब अगली कहानी आते हैं डिफ्लेक्शन की. यहां से जैसे समझो एक स्ट्रीम ऑफ कैथोड रेज यहाँ से जा रही है, दिख तो नहीं रही मुझे, ठीक है, नहीं दिख रही, बट सामने अगर यहाँ पे जिंक सल्फाइड स्क्रीन है या ग्लास, सपोज जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, तो होगा क्या, यहाँ पे आई कैन सी द ब्राइट, मतलब लाइट दिखेगी. जैसे ही वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा बिकॉज दे आर इनविजिबल, बट यहाँ पे जब गिरेगा तो यू कैन सी द ब्राइट स्पॉट, राइट? अच्छा, ये ब्राइट स्पॉट रखने के बाद उन्होंने क्या किया, दे अप्लाइड अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड. इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, मतलब इधर पे पॉजिटिव और इधर पे नेगेटिव, तो ये क्या क्या डिफ्लेक्ट हो जाती है ऐसे, दे डिफ्लेक्ट ऑन दिस साइड. ये कैसे डिफ्लेक्ट हो गई? अभी लाइट तो डिफ्लेक्ट होती नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में, इधर लाइट गेट्स डिफ्लेक्टेड. मौसम में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस तो पता ही थे लोगों को, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी कहीं डिफ्लेक्ट तो नहीं होते, तो ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब क्या है, व्हाट डज दिस इंप्लाइज? It has some negative charge. It has some charge also. ये जो इनविजिबल रेज आ रही हैं, इनमें कुछ जो पार्टिकल्स, जो इनविजिबल रेज आ रही हैं, सबसे पहली चीज तो दे मस्ट बी कैरिंग सम पार्टिकल्स, एंड नाउ दोस पार्टिकल्स मस्ट कैरी सम चार्ज. पार्टिकल्स कैरीड बाय नहीं बोलना चाहिए, मतलब कैथोड रेज खुद ही शावर ऑफ पार्टिकल्स है, तो particles of cathode rays carry some charge or negative charge, actually carry negative charge. ये विलियम क्रुक का काम था, विलियम क्रुक ने इतना काम करके रख दिया था. ठीक,
तो एक बार फिर एक लाइन से बोलता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है। विलियम क्रुक वाज स्टडीइंग, सी टिल दिस डेट जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, तब तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। अभी तक हम डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से काम चला रहे थे। जितना एक्सप्लेनेशन मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था तो रखा हुआ था, राइट। हमने मान के रखा था कि एटम्स आर इंडिविजिबल, राइट। वो बात और है कि अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, electrical nature of matter was known before discovery of electron. Electricity, frictional electricity and all this was known in 1600, 17th century में पता था। बट ये सब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सब की डिस्कवरी 19th century में, 1870 में, 19th century में। तो electrical nature of matter was known long before electron proton were discovered. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर होने के पहले से ही इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर का लोगों को पता था, राइट। तो एक बार एज अ स्टूडेंट मेरे दिमाग में आता था ये क्या मजाक लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब इलेक्ट्रॉन पता नहीं और इलेक्ट्रिसिटी उनको पता थी। तो यस, इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब वाल ये सब चीजें पहले से बन चुकी थी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बहुत लेट हुई, राइट। पहले लगता था लोगों को कि मैटर जो भी है उसके अंदर चार्ज है, वो चार्ज किस पे है ऐसा नहीं पता था। चार्ज उसके अंदर एक पार्टिकल है, स्पेशल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, वो चार्ज कैरी करते हैं, ये नहीं पता था। पर हाँ, ये जरूर पता था कि अंदर कुछ तो होता है जिससे चार्ज निकलता है, राइट। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी रब करो तो चार्ज हो जाता है। दे एक्वायर एबिलिटी टू एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, वो सब कहानियां लोगों को पता थी, बट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं पता था। तो ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है, यहीं से सारी स्टोरी स्टार्ट हुई। तो इसके पहले एटम इंडिविजिबल था, एटम को और तोड़ नहीं सकता। विलियम क्रुक वाज अ साइंटिस्ट हु वाज स्टडीइंग कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस। हाई वोल्टेज लो प्रेशर पे उसने ऑब्जर्व किया कुछ तो निकलता कैथोड से, क्या निकलता मालूम नहीं। वो एनोड की तरफ जाता है, सर्किट कंप्लीट करता है, ठीक है। अगर आप उसको अलाउ करो पीछे जाने तो वो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है। यू कैन नॉट सी एनीथिंग, बट पीछे स्क्रीन में, ग्लास स्क्रीन में ग्लो आ रहा था, राइट। मतलब कुछ तो रेज है जो कैथोड से निकलती हैं और ये साइड जाती है। He named those rays as cathode rays. उसकी ढेर सारी प्रॉपर्टीज उसने स्टडी करके लिखी, वो सारी आप भूल जाओ, कोई टेंशन नहीं, ये दो मत भूलना। यही दोनों से लोगों का दिमाग ज्यादा खुल गया कि those rays like ultraviolet radiations, they were also invisible and they also produce fluorescence, right? But these rays were little different. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से आपका मैकेनिकल व्हील रोटेट नहीं करेगा, बट यहाँ पे कैथोड रेस के रास्ते में अगर आप पेडल व्हील रखते हो तो इट स्टार्ट्स रोटेटिंग, वो रोटेट करने लगता है, राइट। दैट मीन्स दीज रेज हैव मैकेनिकल इफेक्ट। एंड हाउ इज इट पॉसिबल? ये तभी पॉसिबल है जब उनके अंदर कुछ मास हो। तो उसने कंक्लूड किया कि these cathode rays must be shower or stream of some particles which have some mass, ठीक है। उसके बाद और चेंज करके देखा, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के देखा। तो if electric field is applied, so these rays get deflected towards the positive charge। ऐसे स्ट्रेट जा रही थी, यहाँ पे ब्राइट स्पॉट बन रहा था, अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव लगाते हो तो ये डिफ्लेक्ट होकर ऊपर चली जाती। मतलब these particles which are carried by cathode rays, these particles must be negatively charged, they must carry negative charge, okay, is it clear? Yes, sir. Okay, so यहाँ पे विलियम क्रुक का एक्सपेरिमेंट हुआ खत्म। Now J.J. Thomson took over from here. What he did, उसने इंटरेस्टिंग काम किया। यहाँ से जो काम है वो है J.J. Thomson का। What he did, अब ये कैसे करते हैं ये तो आपको 12th में पता चलेगा। बस इतना बता देता हूँ आपको, ये बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड,
कैसे वो आपको बताना बड़ा मुश्किल है, तो फिलहाल उसको छोड़ देते हैं, वो है भी नहीं अपने सिलेबस में, नहीं बस वहां आपकी बुक में भी यही लिखा होगा। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यूज करके हमने क्या किया, E by M रेशियो, चार्ज बाय मास रेशियो फॉर कैथोड रेज was determined। समझना है? तो उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यूज करके दे हैव डिटरमाइंड चार्ज बाय मास रेशियो, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज, वी कॉल इट स्पेसिफिक चार्ज। ये मेजर करके देखा, ई बाय एम से हम लोग डिनोट करते हैं, ई बाय एम, क्यू बाय एम, चार्ज पर यूनिट मास, and he measured it to be approximately 1.76 into 10 raised to 11 coulomb per kg. Charge per unit mass he found to be 1.76 into 10 raised to 11 coulomb per kg. It's a huge charge. आप इमेजिन नहीं कर सकते कितनी बड़ी वैल्यू है। आप सोचो 1 kg इलेक्ट्रॉन अगर लेके आओगे उसके ऊपर इतना चार्ज होता है, so it's a very large number, we call it specific charge of electron, आज की डेट में बोलते हैं पहले तो नहीं मालूम था क्या है वो, but we call it specific charge। और E by M ratio, तो E by M ratio of the particles carried by cathode rays, or let us say of cathode rays, was measured to be 1.6 into 10 raised to 11 coulomb per kg। समझ में आया? हेलो? Yes, sir. ओके, द क्वेश्चन इज, अभी तक आपने क्या बोल दिया कि कैथोड रेस मतलब हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे, लो प्रेशर पे, सो अभी तक ये पता चल गया था कि दे कैरी पार्टिकल्स, वो क्या पार्टिकल है मालूम नहीं, फिर ये मालूम चल गया क्या कि दे हैव सम मास एंड दे आर नेगेटिवली चार्ज, वो भी मालूम चल गया। तो ये भी मालूम चल गया कि चार्ज बाय मास रेशियो क्या है, राइट? बट सवाल ये है कि ये पार्टिकल्स आ कहां से रहे थे, वो मेटल इलेक्ट्रोड से आ रहे थे या गैस से आ रहे थे? तो दोनों जगह से आ रहे थे। क्या ये जो कैथोड रेज है इनका सोर्स क्या है? क्वेश्चन इज व्हाट वाज सोर्स? सो they observed the source is so what was source? जैसे कैथोड रे ट्यूब था, this was electrode and this was cathode and this was anode, right? So originally rays यहां से स्टार्ट हुई थी, right? बट बाद में ये जो गैसेस है ना, गैसेस से भी निकलती, तो ये हर जगह से निकलती हैं, इस पूरे रीजन से। स्टार्ट कहां से करते हैं? स्टार्ट फ्रॉम कैथोड, बट लेटर ऑन they travel from space, they originate from space between कैथोड एंड एनोड। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? मेटल इलेक्ट्रोड की, इलेक्ट्रोड का मटेरियल, या जो उसके अंदर गैस फील्ड है, ये किसका है? जो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज आप देख रहे हो वो किस पे डिपेंड करना चाहिए? आई मीन आपको क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोड से निकल रही है तो इलेक्ट्रोड के पार्टिकल्स होने चाहिए या गैस के पार्टिकल्स होने चाहिए, या प्रॉपर्टीज जो है किस पे डिपेंड करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? Okay, I'll read. So what he did, he tried different electrodes
and different gases. It repeated this E by M. E by M ratio was calculated using different electrodes and different gases. Every time E by M ratios was constant. आ रहे समझ में मैंने जो बताया? Yes, sir. So what he did, he changed the cathode. मेटल जो भी रहा हो, पहले कॉपर का लिया, एल्यूमिनियम का लिया, आयरन का लिया, ब्रास का लिया, जिसका भी चेंज कर करके लिया ना, एंड अंदर जो गैस है वो गैस भी चेंज करी, राइट? बट जो कुछ भी करो आप, E by M हर बार सेम आ रहा है. मतलब क्या? कैथोड रेज में जो पार्टिकल है, कैथोड रेज में जो पार्टिकल आ रहे हैं वो चाहे तो किसी मटेरियल से निकले, किसी मेटल से निकले या किसी गैस से निकले, ईदर ओरिजिनेट फ्रॉम एनी मेटल और एनी गैस, वो पार्टिकल सेम है. क्या आप भी मन में कंक्लूजन निकाल पा रहे हो? इमेजिन करो, मन में सोचो आप. हाँ सर. कैथोड रेज थी, हाँ कुछ तो पार्टिकल आ रहे थे, उन पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज सेम आ रहा था, राइट? स्पेसिफिक चार्ज सेम आ रहा था. अब वो पार्टिकल चाहे तो वो इलेक्ट्रोड किसी मेटल से निकले या किसी गैस से निकले, हर केस में वो पार्टिकल सेम ही चार्ज मास, E by M रेशियो सेम दिखा रहा. मतलब ये तो सबके अंदर है. मतलब दिस मस्ट बी अ फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन एवरी सब्सटेंस. क्या आपकी बत्ती जली या आप इतना सोच पा रहे हो? Yes, हाँ sir. सर. हाँ सर. इसी को उसने नाम दिया इलेक्ट्रॉन. दैट मीन्स पार्टिकल कैरीड बाय नहीं बोलना चाहिए, चलो लिख देता हूँ, कैरीड बाय कैथोड रेज is fundamental particle present, fundamental particle and is present in every substance. हर एक substance में है वो, चाहे वो solid का हो या गैस का हो, किसी का भी हो, हर एक substance का वो particle है. He named the particle as electron. He named the particle as electron, right? और उसने सिर्फ E by M रेशियो निकाला था. उसका चार्ज अलग से नहीं बता पाए थे, मास अलग से नहीं बता पाए थे. He could determine only E by M रेशियो. एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. वो एक्सपेरिमेंट में मालूम चला था चार्ज कितना होता है, 1.6 into 10 raised to minus 19. वो एक्सपेरिमेंट भी डिटेल में नहीं है, हमको पढ़ना नहीं है, बस वहां पे एक स्टेटमेंट आपके बुक में लिखा हुआ है. मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के हेल्प से दे डिटरमाइंड द मास फॉर चार्ज कैरीड बाय वन इलेक्ट्रॉन. 12th में आपको कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स मिलेंगे फिजिक्स में इसके ऊपर, बट वी आर नॉट सपोज टू रिमेम्बर. कभी किसी एग्जाम में भी पूछते नहीं है, बुक में भी डिटेल दिया नहीं होता. तो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज निकाल लिया. E by M पहले से पता था. E आपने निकाल लिया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 raised to minus कूलम एंड नेचर वाज नेगेटिव. तो यहां से मास निकल आया. So electron as a fundamental particle
or constituent particle of every substance of the matter was discovered now, and it carried a charge equal to minus 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb, and its mass is 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. I hope easy लगा आपको, समझ में आया। एक एक स्टेप मैंने उनके सोचने की आपको बताया, उन्होंने कैसे कैसे अप्रोच किया, क्या अप्रोच था उनका, कैसे उन्होंने सोचा, एंड व्हाट मेड देम कंक्लूड दैट दिस इज अ फंडामेंटल पार्टिकल एंड इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ एवरी सब्सटेंस। मैटर का एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, हर एक चीज के अंदर ये प्रेजेंट है, ठीक है। दे नेम्ड इट एज इलेक्ट्रॉन, इसका चार्ज बाय मास रेशियो निकाला, चार्ज निकाला, मास निकाला, ठीक है। ये पूरी स्टोरी याद रखने की कोई जरूरत है क्या? बिल्कुल जरूरत नहीं है, कहीं पे भी नहीं पूछते, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछते। कैथोड रेस की दो प्रॉपर्टीज बस याद रखो, जो मैं बता रहा हूँ। एक तो हाँ पार्टिकल है, पेडल व्हील रोटेट करता है, तो उससे क्या है, उससे उन्होंने कंक्लूड किया कि यह कोई पार्टिकल है। कैथोड रे जो भी है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर वेव्स, अदर रेज। अल्ट्रावायलेट रेज होती है, उनसे अलग है। अल्ट्रावायलेट भी दिखता नहीं है, ये भी दिख रहा नहीं था। अल्ट्रावायलेट फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करता है, ये भी प्रोड्यूस कर रहा था, बट ये थोड़ा अलग है। अल्ट्रावायलेट किसी मैकेनिकल व्हील को रोटेट नहीं कर सकता, राइट, बट ये क्या कर रहा था, ये रोटेट कर रहा था। आ रहा है समझ में? मतलब इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होने चाहिए। फिर दूसरा क्या था, दे वर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब दे कैरीड सम चार्ज। तो वो कैथोड रेज उन्होंने कंक्लूड किया आर शावर ऑफ पार्टिकल्स which have some mass and carry negative charge। फिर जे थॉमसन ने अलग अलग गैसेस और अलग अलग इलेक्ट्रोड ट्राई करके देखा, तो दे फाउंड E/m रेशियो इज सेम फॉर ईच ऑफ देम, सबके लिए E/m सेम है। मतलब वो पार्टिकल चाहे तो आपका मेटल से निकले या गैस से निकले, आइडेंटिकल है। मतलब ये कौन फंडामेंटल पार्टिकल हो गया ना, सारा मटेरियल इसी, सब कुछ इसी से बना हुआ लग रहा है। बस ये कंक्लूजन निकाल लिया, उसको नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। फिर ऑयल मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मेजर कर लिया, मास आ गया, ठीक है, समझा? यस सर। एंड रीड एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक में अगर एक लाइन लिखी हुई है तो वो लाइन भी याद रखने की जरूरत है। एंड एनीथिंग बियॉन्ड एनसीईआरटी यू आर नॉट, मतलब इट्स नॉट कंपल्सरी और नॉट नेसेसरी टू रिमेम्बर। अगर आप याद रख सकते हो तो याद रखिए, बट इनमें से अगर कोई लाइन एनसीईआरटी में लिखी है तो आपको याद रखनी है। तो किसी कोने से कहीं से भी निकाल के कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एनसीईआरटी एवरीबॉडी, कोई भी टीचर से पूछोगे आप, दे विल से रीड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। वहां पे कोई भी इंफॉर्मेशन दी हो तो आपको याद रखना। तो आई हैव नॉट सीन एनसीईआरटी बुक, देख लो आप, उससे रीड करो। इफ इट इज गिवन देन यू हैव टू रिमेम्बर, अगर नहीं दिया हो तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं। ओके, क्लियर है? हाँ सर। ओके, सो व्हाट इज नोन नाउ, कि सारा मैटर जो कुछ भी है, दिस इज मैटर, व्हाटएवर इट इज मेड अप ऑफ एटम्स। पहले लगा था एटम्स इंडिविजिबल है, बट नहीं भाई, एटम्स के अंदर से एक फंडामेंटल पार्टिकल निकला जिसको नाम दिया उन्होंने इलेक्ट्रॉन, which is negatively charged. But atom as a whole is electrically neutral. Atom जो है वो तो electrically neutral होता है। फिर ये इलेक्ट्रॉन उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो बाकी का क्या? जी सोचो, ये पूरा का पूरा एटम निकल के नहीं आ सकता था। आपको लग रहा है कि पूरा एटम निकल के आया होगा कैथोड रेस के अंदर? नो सर। नहीं सर। क्यों? What made you say that कि ये एटम पूरा का पूरा नहीं आ सकता कैथोड रे में? Because atom was known to be electrically neutral. एटम में कोई चार्ज ही नहीं होता, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी। एटम was known to be electrically neutral,
और अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था तो कैथोड रे में तो चार्ज था, तो एटम तो नहीं निकल के आया होगा, तो फिर एटम के अंदर से कुछ निकल के आया होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन मतलब एटम के अंदर से निकला है। तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो देयर वाज अ स्कोप ऑफ सम अदर पार्टिकल व्हिच इज पॉजिटिवली चार्ज। देखा जाए तो स्कोप नहीं भी था, बट स्कोप था भी। स्कोप नहीं भी क्यों बोल रहा हूं ऐसा ऐसा क्योंकि स्कोप नहीं था, हो सकता है पूरा एटम जो है, मे बी एटम इज पॉजिटिवली चार्ज, जैसा जे थॉमसन ने प्रेडिक्ट किया था। जे थॉमसन ने क्या प्रेडिक्ट किया था, एटम ही पॉजिटिवली चार्ज है एंड इलेक्ट्रॉन उसके अंदर चिपके हुए रहते हैं, नहीं तो इलेक्ट्रॉन को खींचने से बाहर निकला है, लेकिन बाकी जो कुछ बचा हुआ है एटम के अंदर वो पॉजिटिव चार्ज है। नहीं समझा? समझा सर। है? तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अभी तक क्या मालूम चल गया आपको? पहले मालूम था एटम वाज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा के खींच खांच के देखा तो कुछ तो एटम के अंदर से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकले। दैट मींस देयर इज अ स्कोप के अंदर कुछ और पार्टिकल्स हो, या नहीं भी है स्कोप, ये भी पॉसिबिलिटी थी कि कुछ नहीं बचा हुआ, भाई जाने दो, माफ करो, ये बचा हुआ जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज है, उसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन से, जैसा जे थॉमसन ने प्रेडिक्ट किया। बट खोजते रहे एक और नया पार्टिकल निकल के आया है, लेट्स सी वो क्या था। So Goldstein carried from here. Goldstein was responsible for. You are also you are supposed to remember who invented what. J.J. Thomson is has invented electron. Goldstein carried from here. He invented the next particle, and that is proton. So discovery of electron was done. Now is the time for discovery of proton. अभी proton बाहर आएगा. So, Goldstein was a scientist who carried from here. What he did, वापस से वही Crookes tube, this time he reversed the polarity. अच्छा, कैथोड इधर किया उसने, परफोरेटेड कैथोड। पिछली बार यहाँ पे परफोरेटेड एनोड लगाया था, इस बार नेगेटिवली चार्ज रखा, परफोरेटेड कैथोड लगाया उसने, राइट, और इधर पे जिंक सल्फाइड स्क्रीन डाल दी, एंड दिस वाज एनोड। नाशिक फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपका क्या होगा? आपने 10,000 वोल्ट लगा दिया, एक एग्जांपल बोलता हूं, 10,000 वोल्ट लगा दिया, पहले आपने कोई भी करंट नहीं देखा, देयर वाज नो करंट इन द सर्किट, देन यू रिड्यूस द प्रेशर टू 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर, सबसे पहले आपको क्या नजर आएगा? बोलो। हेलो सर, कलर्ड रेज, कलर्ड कुछ लाइट या रेज यहाँ पे बीच में दिखाई देंगे, ठीक है। फिर आपने और लोअर कर दिया, फिर क्या नजर आया? कुछ नजर नहीं आ रहा था, यहाँ डार्क हो गया वापस से। एंड इफ दिस, अच्छा ये रेज जो निकल रही थी, आपने जिनको कैथोड रेज बोला, वो कहाँ से निकल रही थी? दे एमिटेड फ्रॉम कैथोड, कैथोड स्टार्टिंग में, फिर बाद में कहाँ से निकलती थी? फिर यहां से भी निकलती थी, ट्रैवल किधर करती थी? कैथोड से एनोड की तरफ, ठीक है। यस सर। हाँ सर। अब क्वेश्चन ये है कि कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रही, यहां कोई आना चाहिए। डू यू एक्सपेक्ट अ लाइट इन दिस रीजन या एनी illumination in this region? यहाँ पे लास्ट टाइम स्क्रीन उल्टा था, मतलब सेटअप उल्टा था, ये नहीं सर पोलैरिटी ये नेगेटिव था, यहां से रेस निकलती थी, ये परफोरेटेड एनोड था, तो यहां से निकल के आ रही थी कुछ रेस, स्पीड की वजह से शायद क्रॉस करके उसको पोल पड़ा हुआ तो बीच में से निकल गई।
राइट। इस बार क्या चक्कर है, दिस टाइम दिस इज कैथोड, ये कैथोड है, यहां से रेज निकल के इधर आ रही है, राइट, यहां से रेज निकल के इधर आ रही है। इधर तो कुछ नहीं देखना चाहिए, इधर फिर से कुछ नजर आया, इधर पे इल्यूमिनेशन आया, यहाँ पे फिर से फ्लोरेसेंस आया, ये कैसे हो सकता है? इमेजिन इस बार ऐसा क्यों हुआ? क्या लगता है वो क्या हुआ होगा? दिखा कुछ नहीं, बट स्क्रीन का जो ये यहाँ पे जिंक सल्फाइड स्क्रीन जो लगी हुई है राइट एंड पे, यहाँ पे फिर से इल्यूमिनेशन हुआ, क्या हुआ होगा आपको क्या लगता है? बोलो। सर कोई चार्ज होगा। चार्ज होगा, कहाँ से आया, मतलब किधर से आ रहा होगा? यहाँ से निकल के आ रहा होगा, यहाँ से निकल के कहाँ से? चलो मैं बताता हूँ एक्चुअली क्या हो रहा था। इनके अलावा ये जो गैस वाला पार्ट है ना, इलेक्ट्रोड से नहीं, गैस से, जैसे यहाँ हो गया, यहाँ से एक पार्टिकल फिर से चला इस साइड, यहाँ से फिर से एक पार्टिकल चला, यहाँ से एक पार्टिकल, यहाँ से एक पार्टिकल, ये पार्टिकल ये परफोरेशन से निकल के यहाँ गिर रहे थे। एनोड से निकल के कुछ रेज आ रही थी, they named it as एनोड रेज और कैनाल रेज। इस बार रेस कैथोड से तो निकल रही थी, वो तो लेफ्ट साइड जा रही थी, बट एनोड साइड से भी कुछ रेज आ रही थी। These rays were not these rays did not originate from electrode, but from the region between the electrodes, यहां से ओरिजिनेट हुई। वापस बोलता हूं मैं, इस बार कुछ रेज फिर निकली, लेकिन इस बार कैथोड से एनोड साइड जाती हुई नहीं, एनोड से कैथोड साइड आती हुई नजर आई। Some of the rays were seen moving from anode side to cathode side, right? And they passed through the perforated cathode and fall on this screen. वो zinc sulfide screen है, उस पे गिर रही थी, and they illuminated the zinc sulfide screen. आ रहा समझ में? नहीं लॉजिकल लग रहा आपको? पॉसिबल है ना, निकली होंगी उधर से कुछ? हाँ सर। Yes, sir. कुछ रेस यहाँ से निकली, वो इसके परफोरेशन से निकल के यहाँ पे गिर रही थी, उससे इल्यूमिनेशन आ रहा था, दे illuminated the zinc sulfide screen placed there. Okay.